हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 6 की हिस्ट्री पर, और आज हम लोग बात करेंगे इसके 7th चैप्टर पर, जिसका नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अशोक के बारे में, उसके बाद हम समझेंगे कि अभिलेख क्या होते हैं, उसके बाद अभिलेखों से क्या फ़ायदा मिलता है, उसके बाद हम बात करेंगे अशोक की कलिंग विजय पर, साथ ही साथ हम देखेंगे अशोक का धम्म क्या है। इन सभी चीज़ों पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपने 100 का नोट देखा होगा, उसमें एक तरफ गांधी जी का हंसता हुआ चेहरा और दूसरी तरफ कुछ छोटे छोटे शेरों के सिंबल आपने देखे होंगे। तो ये सिंबल क्यों लिए गए, ये चित्र क्यों बनाए गए, इसको समझते हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं, इनका क्या मतलब है। तो हम जिन चित्रों को, जिन शेरों को उन नोट पे हम देखते हैं, उनका एक अपना एक लंबा इतिहास रहा है। उन्हें पत्थरों को काट काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। सारनाथ के बारे में हम पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। गौतम बुद्ध ने जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो अपना प्रथम उपदेश इसी सारनाथ में दिया था, जिसको हमने धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर ऐसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराए गए। इसके पहले कि हम यह जाने कि इनमें क्या है, यह समझने की कोशिश करते हैं कि राज्य और साम्राज्य में क्यों क्या अंतर है। ठीक है, यह राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा लगभग 2300 साल पहले की गई थी। आपने नाम सुना होगा चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या अजय गुप्त, ये सभी एक ही व्यक्ति के नाम हैं। ठीक है, ये एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, ठीक है, जिसमें जो है हमें इनके विचार देखने को मिलते हैं। ये राजनीति पर आधारित पुस्तक है, जिसमें राजा के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। किसी राज्य को किस तरह से चलाया जाना चाहिए, वहाँ का प्रशासन क्या होना चाहिए, इन सभी व्यवस्थाओं के बारे में जो है इसमें उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं वंश पर। तो जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक वंश कहा जाता है। जैसे मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा आपने सुने हैं, जिसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त था, उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार राजा बना और उसके बाद जो है अशोक जो है उसका पुत्र राजा बना। इसके अलावा भी कई शासक हुए, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। आगे हम बात करते हैं कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर जो है बहुत ही प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने वाले मार्ग पर पड़ता था, तो वहीं उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। ठीक है, जिन जगह पर अशोक के शिलालेख मिले हैं, उन्हें इस फिगर में जो है आपको रेड डॉट से जो है दिखाया गया है। आपको जो है इनको याद करना है। ठीक है, याद रखना है। इसका एक ट्रिक भी है कि शाम को जो सोए गधा, आप उसको लिखना, तो आपको जो है सभी स्थल जो है आपको मिल जाएंगे। जैसे इसमें मानसेहरा, सहवाजगढ़ी, ठीक है, सारनाथ, ये सब जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। गिरनार, चौपाल, आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट लेके जो है इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। इसके बाद जो है हम आगे बात करेंगे कि साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते रहे होंगे। बात करते हैं राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। चूंकि साम्राज्य राज्य से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठे करने वाले अधिकारियों की जरूरत पड़ी। ठीक है, बात करते हैं साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था।
पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों में सम्राट सीधा नियंत्रण रखता था, क्योंकि पाटलिपुत्र जो है इस साम्राज्य की राजधानी थी। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी गांव और शहर के किसान, पशुपालक आदि थे, उनसे कर इकट्ठा करने के लिए राजा कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे उनको सजा दी जाती थी। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के जो कार्यकलाप थे उन पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर जो है सम्राट होता था, जो राजा परिवार व वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला, उज्जैन जैसी जो प्रांतीय राजधानी थी, इनके माध्यम से शासन किया जाता था। इन क्षेत्र पर जो राजकुमार होते थे अक्सर वहाँ के राज्यपाल नियुक्त कर दिए जाते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाके में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर ही नियंत्रण करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन और कर भेंटे के रूप में मिलती थी उसे इकट्ठा करते थे। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। बात करते हैं नजराना क्या होता है। तो जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। राजधानी की बात करते हैं। राजधानी मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ भी देखा उसने अपनी पुस्तक इंडिका में इसको लिखा। ठीक है। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरते थे कि कोई उनकी हत्या की कोशिश ना करे। उनके खाने को पहले एक खास नौकर जो है चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं गुजारते थे। उसके बाद यहाँ पे पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया है कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। प्राचीर मतलब होता है कि दीवार, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले जो लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए घर हैं। राजा का महल भी काठ मतलब लकड़ी से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं अशोक एक अनोखे सम्राट के रूप में। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह पहला ऐसा शासक था जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। ठीक है, क्योंकि प्राकृत उस समय आम जनों की भाषा थी, जिस कारण सब लोग समझ सके, उन्होंने इस भाषा को ही चुना। बात करते हैं कलिंग युद्ध के बारे में। अशोक ने वर्णन किया है। ये 13वें शिलालेख में आपको देखने को मिल जाता है। अपने इस शिलालेख में अशोक कहते हैं, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। मुझे इस बात का अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं, जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं। वे भी इस युद्ध में मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में उत्कीर्ण करा रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए।
आपको याद रखना है जो धम्म है संस्कृत शब्द धर्म का ही एक प्राकृत रूप है। कलिंग युद्ध के बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे दिया है कि कलिंग जो है तटवर्ती उड़ीसा का एक प्राचीन नाम है। अशोक के कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई, घृणा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है, और धम्म का पालन करने का निश्चय किया। समझते हैं अशोक का धम्म क्या है। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उन्हें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे, जिनमें आपस में अक्सर टकराव होता था। पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ गलत व्यवहार किया जाता था, पड़ोसियों के बीच झगड़े होते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नामक के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह घूमकर उनको धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश में कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर अपने निर्देश खुदवाए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था भी की। अशोक ने अपनी प्रजा के लिए जो संदेश दिया, उसमें उन्होंने लिखा कि लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म और जन्म यात्रा, जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। अन्य प्रकार की जो रीति उन्होंने बताई हैं वो इस प्रकार हैं। अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान करना, अपने धर्म की प्रशंसा, दूसरे के धर्म की निंदा, दोनों ही बातें गलत हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह सबसे ज़्यादा नुकसान अपने धर्म को पहुंचाता है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। यहाँ पे देखो, ब्राह्मी लिपि में आपको अ अक्षर को अलग अलग लिपि में किस प्रकार से लिखा जाता है ये दिखाया है। आरंभिक ब्राह्मी में किस तरह से लिखा गया, फिर देवनागरी में जो हम लोग लिखते हैं, बांग्ला, मलयालम और तमिल में जो है इसको जो है अलग अलग भाषा में लिख के दिखाया गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, 2400 वर्ष पहले चीन के सम्राट ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंटों से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का जो रवैया है वो चीनी सम्राटों से कुछ भिन्न रहा, जहां उसने जो है एक धम्म का पालन करना चाहा, लोगों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है, लोगों के हृदय परिवर्तन करना चाहा। वहीं जो अन्य लोगों थे उन्होंने डरा के, धमका के या सुरक्षा के माध्यम से, लड़ाई झगड़ों के माध्यम से इन सब चीज़ों को अपने अधिकार में करने की कोशिश की। तो अन्य राजाओं से बहुत अधिक भिन्न जो है हमको अशोक की नीतियाँ लगती हैं। अगले चैप्टर में हम लोग फिर से कुछ नई बातें सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।